सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फॉर रिवीजन फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन। इसको अपन देखते हैं। कार्बन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। कार्बन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर ना। करीबन पीरियोडिक टेबल में अपने जो अर्थ पे नोन एलिमेंट्स है वो करीबन 118 एलिमेंट्स है, और इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस अगर मैं बोलूं तो कैरी करता है कार्बन। उसका रीजन ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से मतलब है जैसे कोई अगर मान लीजिए आपका कोई पत्ती या फूल है जो पौधे से या पेड़ से लगा हुआ है, ठीक है, वो अगर निकल के अलग हो जाता है तो इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। भले वो लिविंग नहीं है बट कभी तो था, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसी चीजों में सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, यूनानिमसली, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। और कार्बन के कुछ वंडर्स भी है, कुछ चीजें ऐसी स्पेशल है कि बस उसका नेचर काफी अलग है बाकी एलिमेंट से। उसके काफी रीजन है, अपन देखेंगे आपके एनसीईआरटी को फोकस करते हुए अपन इसको फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन के बारे में सबसे मैंने पहले बात करी। कार्बन इज वन ऑफ द 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। 118 एलिमेंट्स में से एक है कार्बन। और ये आपको जान के बड़ा शॉकिंग लगेगा कि कार्बन जितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है उतने बाकी 117 एलिमेंट्स मिला के भी नहीं बनाते हैं। इसका रीजन, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन और क्लियरली अगर मैं दूं, जैसे आप मान लीजिए कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना, करीबन मान लो 24,000 कंपाउंड्स बनाता है इस तरह से। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। पर अगर अपन एक कार्बन के अकेले कंपाउंड देखें तो अकेले कार्बन के इतने कंपाउंड्स है जो बाकी 117 एलिमेंट से काफी ज्यादा है। इतने ज्यादा है कि कार्बन जितने कंपाउंड्स बनाता है उतने बाकी 117 एलिमेंट्स के टोटल कंपाउंड भी अगर अपन काउंट करें तो उसके 1% में नहीं आते हैं। इतना शॉकिंग फैक्ट है। तो कार्बन कुछ नेचर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बॉन्डिंग ही कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कार्बन जो है बॉन्ड कैसे करता है, दूसरे कार्बन से कंबाइन कैसे करता है। आपने इस तरह के डायग्राम तो देखे होंगे काफी। तो जिस तरह के जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये बॉन्ड जो है दीज आर सिंगल बॉन्ड। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे बॉन्ड्स को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, लाइक NaCl है जैसे, है ना। NaCl जो कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। जैसे CH4 है, ठीक है, CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। ये सब एटम्स है यहाँ पे, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ आयंस, कोई आयंस नहीं, सिर्फ एटम्स ही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग से मतलब जैसे कार्बन के मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं बनाया था उसके, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा 9th में, ऑक्टेट रूल। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। एंड डुप्लेट रूल, इफ आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स देन एलिमेंट बिकम्स स्टेबल। दोनों पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डुप्लेट चारों के पूरे हो जाएंगे बाय द मीन्स ऑफ शेयरिंग, और सेंट्रल कार्बन का क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट। तो इसको मैं एक बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देता हूँ एंड वी रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे भी ऑक्टेट पूरे होते हैं, शेयरिंग से भी, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। जब शेयरिंग से पूरा होता है देन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आप अगर कॉपी और लेके बैठे हैं तो आप 2-3 लूज और स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हैं कार्बन के।
या नॉन कार्बन के भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, यू कैन ट्राई ऑल दीज। सबसे लास्ट वाला इथाइन जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इट विल कैरी ट्रिपल बॉन्ड, वो इस तरह से बनेगा बॉन्ड के फॉर्म में अगर मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, तो समझ में आई क्या बात? इफ यू वांट टू कॉपी कॉपी, अदरवाइज अपन आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा मैं इसको आपको प्री एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। होता क्या है एलोट्रॉप्स? देखो, एलोट्रॉप्स जो होते हैं, एलोट्रॉप्स आर द फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट उसका जो नेचर होता है थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे बहुत ही फेमस एलोट्रॉपी का एग्जांपल दिया जाता है कभी सल्फर का, रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर, होते दोनों सल्फर है, पर उनका स्ट्रक्चर, उनका अपीयरेंस अलग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो अपने सिलेबस में है वो है कार्बन। डायमंड जो है कैसा कांच जैसा दिखता है, वो कार्बन से बना हुआ है ना। उसके बाद कोयला, कार्बन, जो आपका ग्रेफाइट होता है पेंसिल की लीड का, वो भी कार्बन से बना हुआ है। और दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है, वो काले कलर का है, वो ग्लास जैसा दिखता है, और दोनों में नेचर में काफी डिफरेंस भी है। तो ये दोनों फॉर्म जो कि सेम कंस्टिट्यूएंट जो कि कार्बन से बनी है, बट उनका नेचर अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं अपन इसको? एलोट्रॉप्स। और इस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स आर द, अपन बोल सकते हैं, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बाय द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस अलग हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, बट मेन केमिकल कंस्टिट्यूशन एक होता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट को जलाया आप, या फिर फुलेरिन को जलाएं, या फिर डायमंड को जलाएं, जल निकलेगी एक ही चीज, वो एक ही केमिकल रिएक्शन होगी, जो कि ये है ना। बाकी कोई डायमंड को जलाएगा नहीं। एक एग्जांपल बता रहा था कि केमिकल नेचर सेम होता है, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप का डिस्कशन होगा। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। एक तो होगा डायमंड, एक होगा ग्रेफाइट, एंड थर्ड वन इज फुलेरिन। डायमंड के अंदर जो होता है एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, और ये स्ट्रक्चर जो है रिपीट होता है। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन जो है 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर गेट्स रिपीटेड। जैसे बी हाइव होता है ना, ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स बोल सकते हैं। और फुलेरेंस के अंदर फुटबॉल की तरह कार्बन का अरेंजमेंट होता है, मतलब एक छोटी सी माइक्रो लेवल की फुटबॉल मान लीजिए आप, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगी, खैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जरूर दिख जाए। एक फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल अपन फुटबॉल लेके आए तो उसमें 5 और 6 कार्बन की रिंग्स होती है। जैसे हम एक नॉर्मल व्हाइट और ब्लैक कलर की आप इमेजिन कर लो एक फुटबॉल, तो जो रिंग्स है पेंटागन हेक्सागन की, वो मान लीजिए आप कार्बन है उसके सारे वर्टिसेस पे। तो एक छोटी सी फुटबॉल जो है उसके अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं? करीबन 50 से 60 कार्बन है। ठीक है, तो वो भी एक कार्बन की वैरायटी है। ठीक है, उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। समझ में आया? तो देखें, इसको आगे बढ़े। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दे रखा है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे ग्रेफाइट दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? फुलेरिन दे रखा है। फुलेरिन का आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम है। फुलेरिन में आप देखिए फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, पेंटागन हेक्सागन है, और एक पेंटागन हेक्सागन में 5 या 6 कार्बन आएंगे। ठीक है, और ये बच्चा जो लिख रहा है ग्रेफाइट की पेंसिल दिखा रखी है, ग्रेफाइट में इस तरह से उसके स्ट्रक्चर हो जाए तो हेक्सागोनल लेयर्स आएगी। इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि हेक्सागोनल लेयर्स में एक कार्बन जो है यहाँ पे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हर कार्बन के ऊपर फ्री रहेगा। तो फ्री रहने की वजह से क्या होगा? द ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होगा। डायमंड में अपन ने देखा था एक कार्बन अगर 4 से कनेक्टेड है तो उसके बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। ठीक है, so diamond is not a good conductor of electricity. Graphite is a good conductor of electricity. फुलेरिन जो है, फुलेरिन का अपना अलग ही नेचर है। फुलेरिन आजकल न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, जैसे एंटी HIV, एंटी कैंसर ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है। तो ड्रग मॉलिक्यूल के इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं छोटी सी फुटबॉल में,
और उसका धीरे धीरे सस्टेन रिलीज होता रहता है। ठीक है, अब मिलने की बात आया कि मिलता कहाँ पर है सोर्स, तो डायमंड, और डायमंड तो मिलता कोयले की खान में ही है, क्योंकि बनता कार्बन से, तो कोयले की खान में ही मिलेगा। बट उस माइन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ऐड कर रहा होता है, तो वहां पे वही कार्बन एटम जो कोल के अंदर होते हैं वो एक अलग तरीके से रीफॉर्म हो जाते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द डायमंड। और बात करें कि जैसे आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी वहीं पे मिलता है अपने कार्बन। फुलेनिन जो है, फुलेनिन आपको जो चिमनीज होती है, चिमनीज के अंदर जो आपका टॉप वाला पार्ट होता है, वहां पे फुलेनिन की मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए चिमनी आपके घर पे भी होगी, तो वहां पे भी मिलने की चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चिमनी है ना, तो यहाँ पे जैसे आप चिमनी के ऊपर चढ़ गए हो, जैसे मुंह में डालना ना अंदर, काला हो जाएगा पूरा, बंद हो कभी, तो वहां पे जो काला काला लगा होता है, अगर उस पाउडर को आप कलेक्ट करके लाएंगे तो दैट विल डेफिनेटली कंटेन फुलेरिन। ठीक है, ऐसा होता है। ये C60 का मतलब ये है कि इस जो माइक्रो फुटबॉल है, इसके अंदर 60 के करीब जो है आपके कार्बन एटम में, 50 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वो अभी अभी हमने देखा, डायमंड, ग्रेफाइट है, फुलेरिन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ना वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, देखिए, इसको किसी और तरीके से ही बोला जा सकता है, अगर आपके बोर्ड में आता तो किसी और तरीके से ही पूछा जा सकता है कि भाई कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है कि भाई उसका वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल नेचर में मतलब सबसे बड़ा कारण क्या है उसके इतने सारे कंपाउंड बताने का, वो है सबसे बड़ा कारण है कैटिनेशन। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वर्सेटाइल नेचर शो करने का, वो है आपका, बहुत सारे रीजन आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ये सब जो है, और टेट्रावैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, एक से सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बनाता है, ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये सब रीजन है कि कार्बन इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यही वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक रीजन को अपन देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन। कैटिनेशन में मतलब ये है कि एक कार्बन जो है दूसरे कंपाउंड, दूसरे कार्बन से, एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से कंबाइन होना चला जाता है, और ना कि स्ट्रेट चेन में, रिंग भी बना सकता है, ठीक है, ब्रांचेस बना सकता है, कैसे भी करके। और ये सब जो है हो सकता है, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का जो है ये सब पार्ट है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है। ये कैटिनेशन एक तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, वैलेंसी, इन सब की तरह आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन फैमिली में मिलती है। तो जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, सबसे ज्यादा कार्बन में मिलती है। मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, कार्बन 100, 200, 500 कितने भी कंबाइन हो सकता है, जबकि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है सिलिकॉन तक ज्यादा जाते हैं ये प्रॉपर्टी। और सिलिकॉन करीबन सिर्फ 8 सिल्वर एटम के करीब ही, सिलिकॉन एटम के करीब ही कंबाइन हो पाते हैं। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस अ लॉट व्हेन वी गो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये आपका कैटेनेशन था। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद ही खुद से जुड़ता चला जाता है, खुद ही कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता चला जाता है, इसको अपन बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से। अगला रीजन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन का जो ईएन होता है, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ज्यादा नहीं होता है, ऑप्टिमम होता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एक की क्या टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो उसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को डेल्टा एन बोलते हैं। तो कार्बन का ईएन जो है बहुत ऑप्टिमम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, इसके वजह से वो ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एटॉमिक साइज।
कार्बन का जो साइज होता है वो काफी ऑप्टिमम होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है पीरियड टेबल में वो भी यूनिक है, जिसको अपन अलग से पॉइंट में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है काफी यूनिक है। तो यूनिक से मतलब ये है कि उसकी पोजीशन की वजह से उसकी जो साइज है वो बहुत ऑप्टिमम है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है। तो इसका जो साइज है वो बड़ा ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम होने से ये होता है कि बहुत बड़े एलिमेंट्स के साथ भी ये अपना जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा कर सकता है, और बहुत छोटे एलिमेंट्स के साथ भी ये कॉम्बिनेशन पूरा कर सकता है। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन शो कर सकता है, और बहुत छोटे एलिमेंट के साथ भी शो कर सकता है। तो एक तरह का उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया, ज्यादा नेचर ऑफ कंपाउंड्स के साथ कंबाइन, नेचर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, बहुत बड़ों के साथ भी और बहुत छोटे के साथ भी। तो दिस इज द रीजन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट बात आती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो कार्बन हम देखें सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। तो तीनों तरह के कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो गया इसके ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का। वरना जनरली अपन एलिमेंट्स देखते हैं तो कोई सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है जैसे हाइड्रोजन, या कोई डबल बॉन्ड ही बना रहा है, या कोई ट्रिपल बॉन्ड ही बना रहा है। ये तीनों तरह के बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक रीजन हो गया फॉर फॉर्मिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। समझ में आई बात? तो कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, एक टेट्रावैलेंसी और बोला जाता है। टेट्रावैलेंसी में मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, तो मतलब चारों तरफ से जो है ये अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स से सराउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आके अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी टेट्रा वैलेंसी कहलाएगी, 4 वैलेंसी। तो ये कैसे रीजन हो गया? देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो जितना नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा वो डिटरमाइन कैसे करेगा? यहाँ पे आके नई नई चीजें लगती रहेंगी और नया कंपाउंड बनता रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा इससे जो नंबर ऑफ कंपाउंड बनेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है जब ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि कंपाउंड आ जाए कि 2 वैलेंसी वाला, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है मान लीजिए कंपाउंड हो जाए 3 वैलेंसी वाला, उससे ज्यादा नेचर ऑफ कंपाउंड नए बनने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है जब 4-4 वैलेंसी हो। क्योंकि जब भी कुछ नई चीज होगी, वेरिएबिलिटी आएगी 4 वैलेंसी में, तब नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है किस चीज का? आपके ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनने का। Tetravalency is also one of the reason for the versatile nature of carbon, or why carbon forms such a large number of compounds and millions of compounds. ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए, अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे बात करिए हमने इथेन की बात करें, एल्केन है ना, तो सब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, so it is a example of unsaturated compound. ये दोनों ही दोनों unsaturated compound कैटेगरी में आएंगे। This is an example of alkene, this is an example of alkyne. So both these are example of unsaturated compounds. ठीक है, and the single bonded compounds are the example of alkenes or saturated compounds. Chains, branches and rings. चेन्स तो सिंपल सी बात है, कार्बन के लंबे से चेन कार्बन का स्केलेटन में शो करा हो उसको कार्बन चेन बोल देते हैं। ब्रांचेस, इसमें अगर आप ब्रांचेस बना दो तो ये ब्रांच हो जाएगा। रिंग्स, रिंग्स वही आप कार्बन का एक मान लीजिए 5 कार्बन है एक पेंटागन रिंग में, तो ये उसकी रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिंग, दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्रांच, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो तीनों की वैरायटी इस तरह से बताई जाती है, how the atoms are combining. Next है functional groups. देखिए, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है उसका एल्किल ग्रुप पार्ट, और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप पार्ट। तो फंक्शनल ग्रुप पार्ट जो होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड,
while the alkyl group part is responsible for the physical properties of the compound. वो physical property की responsible होगा और वो chemical property की responsible होगा. This is responsible for the chemical properties and this is responsible for the physical properties. अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, बहुत सारी वैरायटी के होते हैं कार्बन में. ठीक है, अपने जो आपके सिलेबस है उसके अंदर 4-5 दे रखे हैं इन्होंने एनसीईआरटी में, बाकी करीबन होते हैं 16-17 के आसपास है. कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड्स, ऑयल क्लोराइड मतलब ऑयल हैलाइड. ठीक है, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, ये सब भी उस टेबल में लास्ट में आते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर्स, ये सब तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है भी सही. साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो आइसोनाइट्राइल, साइनो आइसोसाइनो, मतलब वही सब सेम ही नाम है ना. कार्बोनिक एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, कीटोन. ठीक है, बहुत सारे हैं. तो अपने सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप जो है अपने सिलेबस के अंदर है. और कोई है, कोई मिस तो नहीं कर रहा मैं? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, यही सब है मेरे ख्याल से. एक ईस्टर है, पर ईस्टर वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, वो बाद में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में ईस्टर का बता देंगे, पर वो डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ईस्टर सिलेबस में है. ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, पर ऐसा करते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. होमोलोगस सीरीज. ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. नेचर ऑफ कंपाउंड तो अलग अलग है और सब में जनरली फंक्शनल ग्रुप्स भी अलग अलग मिलते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कैटेगरीज बना दी गई है, उसको बेसिकली होमोलोगस सीरीज बोला जाता है. और समझते हैं अपन. जैसे प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दूं, जैसे वनडे मैच में कितनी बॉल्स होती है, करीबन 300 के आसपास बॉल्स होती हैं. तो उसको अपन ओवर्स में कर देते हैं ना, कि 6 बॉल का 1 ओवर, तो ऐसे ओवर्स में अपन डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे इसी तरह से होता है कि उसको एक सेट्स की फॉर्म में बना देते हैं, एससीटीएस सेट्स की फॉर्म में बना देते हैं. अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, अलग अलग पूरे के पूरे एक सेट्स की फॉर्म में मिलेंगे और उसी को अपन होमोलोगस सीरीज बोलते हैं. उसको थोड़ा सा अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिफाइन करके लिखा गया आपकी बुक में. जिसमें मान लीजिए एल्केन है ना. एल्केन का आप जानते हैं जनरल फॉर्मूला ये है. तो इसकी होमोलोगस सीरीज बनाई गई. इसमें पहला मेंबर जैसे कार्बन है, CH4, मीथेन, कार्बन n, हाइड्रोजन जो है 2n, मतलब डबल से 2 ज्यादा. तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना, 1 का डबल 2, 2 + 2 4. तो इस तरह की यहाँ पे ये होमोलोगस सीरीज चलती जाएगी. बात करें नेक्स्ट में CnH2n. ठीक है, एल्कीन की, तो C2H4 इसका पहला मेंबर है, सो चलता चला जाता है. नेक्स्ट बात करेंगे एल्काइन की होमोलोगस सीरीज की, तो इसमें पहला मेंबर C2H2 एंड C3H4 एंड सो ऑन चलता चला जाता है. होमोलोगस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड की बात करें, जैसे एल्डिहाइड का पहला मेंबर हो जाएगा HCHO. अगले मेंबर में आप CH2 ऐड करते हैं, करीब 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है AMU का. तो अगले मेंबर में CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CHO. अगले मेंबर में अगेन CH2 ऐड करेंगे. तो इस तरह से इसकी होमोलोगस सीरीज के अगले मेंबर आप बना सकते हैं. कीटोन का कोई आपसे बोले, कीटोन का पहला मेंबर क्या हो जाएगा, कीटोन पहला मेंबर हो जाएगा CH3COCH3. अगले मेंबर की बात करेंगे तो अगला मेंबर हो जाएगा C2H5. ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा. बात करें अल्कोहल होमोलोगस सीरीज की, तो पहला मेंबर हो जाएगा OH के साथ हमें कुछ अटैच करना था, अगले मेंबर की, तो ये सीरीज चलती चली जाएगी. ठीक है, एंड सो ऑन. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज में देखा कि अगला मेंबर जो है पहले मेंबर CH2 के डिफरेंस में, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सब में सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी क्योंकि जो R है वो बल्कि होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है. इसमें R इतना सा था, इसमें R बड़ा हो गया, नीचे और बड़ा होता जाएगा. ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो ये ऐसे आप इसको बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ नंबर बोले तो आप पहले से काउंट करके 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर बता दीजिए। ठीक है, कोई बात मुझे जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल होमोलोगस सीरीज से कोई जनरल फॉर्मूला पूछ लिया, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसको आप देख के काउंट कर लीजिए। कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2, कार्बन को अगर n मानो तो हाइड्रोजन कितना है 2n, डबल में 2 आप ऐड कर दो ओ, तो ये क्या हो गया आपका अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का एक उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो अपन देखते हैं। जैसे आपके नाम के 2 पार्ट होते हैं, नेम एंड सरनेम, कई बार लोगों के 3 भी होते हैं, कुमार या कुछ और अपने जगह का नाम, दादाजी का नाम, वो सब भी लगा हुआ होता है, पिताजी का नाम। तो बट जनरली अपन नेम के अगर आम बात करें तो जनरली 2 नाम होते हैं, नेम और सरनेम। इसी तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे बोला पहले होता है प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आता है वर्ड रूट और लास्ट में आता है सफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम को दिखाता है लॉन्गेस्ट चेन में, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले की वाली बात है, इसमें आपकी सब्स्टिट्यूएंट्स को शो करता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ब्रांचेस, एथाइल, मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, वो सब है। बट इसको भी अपन 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो भी मैंने लिखा था, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, इन सब के लिए, मिथाइल, इथाइल। 1 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है इस साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लो लगाया जाता है, अगर साइक्लिक है तो, वरना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड रूट आ जाता है जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिखाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट आता है सफिक्स। सफिक्स को भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स में आपके कंपाउंड सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये दिखाता है। जैसे अगर एल्केन है सिंगल तो एन आएगा, एल्कीन है तो ईन, एल्काइन है तो आइन आएगा, एंड सो ऑन। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके फंक्शनल ग्रुप को शो करेगा, जैसे आपके एनसीईआरटी में नाम लिखे हुए भी है, अल्कोहल है तो कौन सा सफिक्स लगाना है, कीटोन है तो कौन सा लगाना है, ठीक है, ये सब है तो कौन सा लगाना है, अल्कोहल है तो ऑल लगाना है, एल्डिहाइड तो एल लगाना है, कीटोन है तो ओन लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड लगाना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के लिए है, मतलब नेचर ऑफ कंपाउंड, एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड पे फोकस करेगा, उसके लिए बेसिकली होता है। तो ये सब पार्ट्स हैं पूरे एक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसको अपन देखते हैं एक दो एग्जांपल लेके, पहले एक सिंपल वाला लेते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला ले लेंगे। जैसे एक कंपाउंड दिया आपको, ये है ना, इसमें हाइड्रोजन आप अपनी तरफ से अटैच कर लें, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4 बोल के CH3। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसमें 1 2 3 सेकंड पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ठीक है, सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 मिथाइल, 3 की चेन है तो क्या हो जाएगा प्रोप, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। वहीं अगर मान लीजिए इसमें अटैच कर दें कोई फंक्शनल ग्रुप, है ना, और इसमें अपन डबल बॉन्ड भी लगा दें, तो क्या हो जाएगा इसका नेम, इसमें आपका जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप वाला और 1 डिग्री सफिक्स है NE9 वाला, वो भी ऐड हो जाएगा। 3 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है, 4 की चेन है तो ब्यूट, पहले पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट, 1 इन 1 ऑल, ये ई हटा दिया जाता है, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल भी इसको बोल सकता है, हमेशा नहीं बोल पाएंगे बट यहाँ पे 1 पे तो इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ इसमें।
ठीक है, ये होमवर्क ले लीजिए, 4 होमवर्क लिख लीजिए। एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसमें आप देखिए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो प्रायोरिटी हम देंगे इस टाइम डबल बॉन्ड को, क्यों इन आ रहा है, क्यों वाइन है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो बोलेंगे ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे राइट से, डबल मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी रहती है सब्सिक्वेंट से, तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से, करेंगे 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं इस कंपाउंड में, ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ए लगा देते हैं उसको, ब्यूटा कर देते हैं सर ब्यूट। यहाँ बात करें नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 पे 2 मिथाइल है और ये 5 कार्बन भी है, तो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्योंकि दोनों जब दो सब्स्टिट्यूएंट कंबाइन हो गए वहां पे, तो उसको बोल देते हैं डाइमिथाइल बोल देते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, फिर एक दो होमवर्क ले दे देता हूँ आपको, ये खरीदी मैंने इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज तो अपन अगली क्लास में देखेंगे, अभी आप एक तो एग्जांपल लिख लें जो आप घर पे करेंगे एज अ होमवर्क। हाँ ठीक है, तो ये सब आप कुछ होमवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बन की, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ वैरायटीज में। ठीक है, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन में आपका हाइड्रोजनेशन आता है, एक एस्टरिफिकेशन आपके शायद एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, एस्टरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन, और होते आएंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट हो जाना। सब्स्टिट्यूट हो जाना मतलब उसकी जगह वो आ गया, रिप्लेस हो गया। तो जैसे बात करें CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, अगर इसको हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है H म्यू की फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3Cl में अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन। तो एक तरह का ये क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि जनरली धूप में सनलाइट में होती है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस होती है और वहां पे एडिशन होकर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हट जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें जैसे इथेन में हो रही है, इथीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसके अक्रॉस से एडिशन होता है
हाइड्रोजन का एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, आप किसी का भी एडिशन करा सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन का, HBr का, Br2 का। यहाँ पे एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी आता है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर आप ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वाटर से निकल के जाएगा तो उसका थोड़ा सा डीकलरेशन हो जाएगा, उसका कलर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। समझ में आ गई बात? तो दिस इज व्हाट इज नोन एज डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर हो जाएगा जब आप कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालते हैं। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी होता है। ठीक है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के बाद एक और केमिकल प्रॉपर्टी वहां पे ऑक्सीडेशन, और एक और है जिसको मैं लिखना भूल गया, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएं, है ना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएं तो वहां पे CO2 और वाटर ऑब्टेन होता है along with the liberation of energy। ठीक है, तो ये कंबशन का एग्जांपल होता है, जनरली सारे हाइड्रोकार्बन अच्छे फ्यूज होते हैं। हम बात करें नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक वन स्टेप प्रोसेस है, 1-2 स्टेप, धीरे धीरे, मतलब ना बेबी स्टेप्स बोलते हैं। कंबशन में तो एक साथ जला ही दिया आपने। ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका, धीरे धीरे स्टेप करके होता है। तो एल्कीन, और इसमें जो रिएजेंट है वो भी एक ही यूज करता है, क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें जब एल्केन का आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, तो आपको बनता है अल्कोहल। अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, सेम यूजिंग द सेम रिएजेंट अगेन, तो आपको बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग OH की पोजीशन क्या है। एल्डिहाइड कीटोन का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका करेंगे तो बनेगा CO2 और वाटर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एल्केन को अपन डायरेक्ट जलाते हैं तो CO2 वाटर बनता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर ऑक्सीडेशन चलते हैं तो 3-4 स्टेप में बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि कंबशन जो होता है एक तरह का सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपने किसी चीज को जला ही दिया तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन में इस तरह का कोई बनना, वो क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं अभी अपन। पहले आप इसको एक बार लिख लें सारी प्रॉपर्टीज को, तो सेपरेट टॉपिक के देखेंगे।